ये देखकर अच्छा लगा कि द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 अभी भी अपने इमोशनल कोर से जुड़ा हुआ है। पहला एपिसोड ये कॉन्फिडेंस देता है कि जो कैरेक्टर्स हमारे दिल के करीब हैं, उनके साथ और भी बोल्ड और पावरफुल मोमेंट्स आने वाले हैं। और ये और भी ज्यादा कंफर्टिंग है क्योंकि अभी एली और जोल के बीच का रिश्ता थोड़े मुश्किल फेज से गुजर रहा है। ये एक ऐसी स्टेज है जिसे शायद अवॉइड कर पाना मुश्किल है, लेकिन इन दोनों के बीच एक रियल इशू है और ये बस एक टिपिकल बेटी को पेरेंट से गुस्सा है वाली सिचुएशन नहीं है। दोनों उस बड़े इशू के बारे में बात नहीं कर रहे। पिछले सीजन की एंड में जोएल ने एली से एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। ये ऐसा झूठ था जो वो अवॉइड नहीं कर सकता था। उसने जानबूझकर एली को सच नहीं बताया क्योंकि उस सिचुएशन में उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फायरफ्लाइज एक ऐसा प्लान बना रहे थे जिसमें एली की जान लेकर उसकी बॉडी से एक वैक्सीन बनानी थी जो दुनिया को बचा सकती थी। जोएल ने उन सबको मार दिया ताकि एली जिंदा रहे। बेसिकली एक जिंदगी के बदले पूरी दुनिया। जोएल के दिमाग में ये जरूर आया होगा कि अगर एली को पता होता कि उसकी जान जाने से दुनिया बच सकती है तो शायद वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए हाँ बोलती। अगर उसे पता चल गया कि जोएल ने उसके लिए पूरे फायरफ्लाई ग्रुप को मार दिया तो वो उससे नफरत कर सकती है। इस हादसे को 5 साल बीत गए हैं। जोएल और एली वर्मिंग के सेंचुरी में सेटल हो चुके हैं, तो इनके बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। जोएल जैसे ट्रेडिशनल इंसान का अपनी 19 साल की बेटी जैसी लड़की के साथ क्लैश होना नॉर्मल है, पर यहाँ जो हो रहा है वो उसे काफी ज्यादा सीरियस लगता है। एली इतनी गुस्से में है कि वो सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही जोएल से बात करती है, बस मिनिमम वर्ड्स। और जब एली की दोस्त डायना, जो सेम कम्युनिटी का पार्ट है, जोएल से पूछती है कि एली इतनी नाराज क्यों है, तो जोएल कुछ खास बताने के मूड में नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं कि जोएल कोशिश नहीं कर रहा। वो एक्चुअली थेरेपी ले रहा है अपने इमोशंस और गिल्ट से डील करने के लिए। चाहे गेल थोड़ी अजीब क्यों न लगे, वो साइकियाट्रिस्ट है जिससे जोएल मिलता है, लेकिन वो अपना काम अच्छे से समझती है। और ऑनेस्टली ये डील भी बुरी नहीं है। जोएल को अपने इमोशनल इश्यूज के लिए थेरेपी मिलती है और बदले में वो उसे थोड़ा अपने घर का उगाया हुआ माल दे देता है। लेकिन जोएल और गेल का डायनेमिक भी उतना सिंपल नहीं है जितना पहले लगता है। जब ये पता चलता है कि जोएल ने कभी गेल के हस्बैंड यूजीन को मार दिया था किसी रीजन से और गेल अब भी ग्रीफ और गुस्से से गुजर रही है, तब ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो जोएल की मदद कैसे कर पा रही है। गेल एक रियल प्रोफेशनल है। हाथ में विस्की का ग्लास होने के बावजूद वो फिर भी इमोशनली स्टेबल रहती है और जोएल की बात सुनती है। जोएल का पेन और कंफ्यूजन समझ आता है। काफी कुछ बस डैड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जब वो डायना की बात को थोड़ा बदल कर गेल को बताता है क्योंकि वो बस एक कंफ्यूज डैड की तरह फील कर रहा है। उसे लगता है उसकी अपनी बेटी उससे दूर हो रही है, जबकि दूसरी लड़की डायना उससे प्यार और रिस्पेक्ट करती है। गेल जोएल को इजीली समझ लेती है। वो देख लेती है कि जोएल कुछ छुपा रहा है, शायद वो जानबूझकर उसे प्रोवोक करती है। जब वो ये हिंट देता है कि शायद जोएल ने एली को हर्ट किया हो, तब जोएल गोलमोल जवाब देता है। वो कहता है कि एली उससे नाराज है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। ये तो सच है कि जोएल ने एली की लाइफ सेव की थी, पर एली उस वजह से नाराज नहीं है। वो इसलिए नाराज है क्योंकि उस इंसान ने जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है उससे झूठ बोला। जोएल उसकी दुनिया है और जब ऐसा कोई इंसान झूठ बोलता है तो दिल टूट जाता है। जब तक जोएल अपने अंदर के गुस्से और गिल्ट को पकड़ के रखेगा, ये सोचता रहेगा कि एली बस अनफेयर बिहेव कर रही है, तब तक वो स्टेप नहीं ले पाएगा जो सही है, माफी मांगना। एली अब बड़ी हो रही है और इसका मतलब है कि उसकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन रही है। उसका गुस्सा अभी गया नहीं है, बल्कि अब उसके पास उस गुस्से को एक्सप्रेस करने की आजादी है, इसलिए वो और भी बढ़ गया है। वही गुस्सा वो अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग में डालती है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये अंदर की आग उसे थोड़ा बेपरवाह भी बना रही है। जोएल के भाई टॉमी की गाइडेंस में एली एक जबरदस्त शूटर बन गई है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है। उसका टीनेज एरोगेंस या कहें ओवर कॉन्फिडेंस उसे ये एक्सेप्ट ही नहीं करने देता कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी वजह से वो पेट्रोल के दौरान ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती और ये उसके लिए और पूरी टीम के लिए डेंजरस हो सकता है। लोग तो अब ये तक कहने लगे हैं कि उसे पेट्रोल ड्यूटी से हटा देना चाहिए, पर एली ने टॉमी को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है, इसलिए टॉमी आखिर में मान जाता है और उसे पेट्रोल पर जाने देता है। पर सच तो ये है कि टॉमी को भी पता है एली किसी रूल्स को फॉलो नहीं करेगी। एली अपनी सेल्फ हार्मिंग हैबिट्स भी ओपनली दिखाती है, वो छुपाने की कोशिश भी नहीं करती, और जब वो चिल्लाकर ये बोलती है कि उसे काटा गया है
तो वो सिर्फ टॉमी को टीज नहीं कर रही होती, वो सबको प्रोवोक कर रही होती है। वो झूठ से थक चुकी है। अब उसे लगता है कि झूठ बोलना बंद करना चाहिए, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। आयरॉनिक बात यह है कि अभी तक जो चीज उसे बचा रही है वो है उसकी कॉर्डिसेप्स इम्यूनिटी। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती, बिना पेशेंस के घोड़े पर चढ़ जाती है और पेट्रोल टीम के साथ निकल पड़ती है, डायना के साथ। और फिर फौरन बिना किसी वार्निंग के एली और डायना अपना ही मिशन लेकर रो हो जाते हैं। अब तक तो डायना ऐसी नहीं लगती थी कि एली उसके साथ इतनी क्लोज हो सकती है, लेकिन जैसे ही डायना कोई फनी लाइन बोलती है और एली हंसी नहीं रोक पाती, तब समझ आता है कि दोनों के बीच एक नेचुरल स्पार्क है जो इग्नोर करना मुश्किल है। ऊपर से डायना भी एली की तरह एक थ्रिल चेजर है। दोनों को खतरा पसंद है। जब इनको एक आधा खाया हुआ बेयर मिलता है और वो अपने लीडर का ऑर्डर तोड़ के उस डेंजरस जगह में घुस जाती हैं, तब लगता है ये दोनों किसी भी सिचुएशन को संभाल सकती हैं। ज़ॉम्बीज मारना इनके लिए एक गेम जैसा बन गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए, डायना इम्यून नहीं है। ज़ॉम्बीज को मारने का ये किक लेना डायना के लिए बहुत रिस्की है और एली ने अपने कॉर्टिसिप का बाइट मार्क एक टैटू के नीचे छुपा रखा है। इसका मतलब है कि उसने डायना को ये नहीं बताया कि वो इम्यून है। और ऑनेस्टली ये झूठ ज्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि एली क्योर का सीक्रेट है तो उसकी जान और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। पर जब एली फ्लोर से नीचे गिर जाती है तो ऑब्वियसली डायना को जोर का झटका लगता है। वो जंप नहीं कर सकती तो उसे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है और तब तक कुछ भी हो सकता है। क्लिकर या रनर होता तो एली आराम से निपट लेती, लेकिन जो ज़ॉम्बी उसके सामने आता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। वो चुपके से क्रॉल करके एली के पास आता है, जैसे उसे छुपना आता हो। फिर वो प्लान करके कवर लेकर एली पर सडन अटैक करता है। क्लियरली इंटेलिजेंट मूव। एली उसे मार देती है, लेकिन ये ज़ॉम्बी क्लियरली नॉर्मल ज़ॉम्बीज जैसा नहीं था। वो बाइट एली को कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब एली घर जाकर खुद नाइफ से अपने बाइट के आसपास के स्किन कट करती है तो समझ आता है कि उसका पेन टॉलरेंस कितना ज्यादा है। काउंसिल लोग तो शायद सोच रहे हैं कि ये स्मार्ट ज़ॉम्बीज बस एक ही था, लेकिन जो ज़ॉम्बी एली ने मारा उसकी रिजेम्बलेंस स्टॉकर से मिलती है, जो द लास्ट ऑफ अस यूनिवर्स के एक डेंजरस वेरिएंट होते हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आगे और स्टॉकर्स दिखेंगे और इसका मतलब है कि कम्युनिटी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। मैंने इन पर बोनस वीडियोस बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अपोकलिप्स थ्रिलर्स में अक्सर दिखाया जाता है कि लोग ज़ॉम्बी से बच रहे हैं, लेकिन एक चीज जो रेयरली हाईलाइट होती है वो है डेली सर्वाइवल की मेहनत। टॉमी और उसकी वाइफ मारिया ने जो छोटा सा सिक्योर कम्युनिटी बनाया है उसको चलाना कोई आसान काम नहीं है। पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में जगह दी है और जोएल अनऑफिशियल फॉरमैन बन गया है। वो बस सर्वाइव नहीं कर रहा, वो ट्राई कर रहा है लोगों को एक लाइफ देने की, जैसे लोग डिजर्व करते हैं। पर अब वो थक चुका है। एक थका हुआ आदमी किसी काम का नहीं होता, इसलिए जोएल को फिर से कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। जब वो मारिया से कहता है कि अब नए लोगों को लेना बंद करना पड़ेगा, तो वो कोई इनसेंसिटिव बात नहीं बोल रहा, बस प्रैक्टिकल सोच रहा है। रिसोर्सेज लिमिटेड है और अगर सबको अपनी कम्युनिटी में शामिल करते गए तो ये एग्जिस्टिंग लोग भी नहीं बचा पाएंगे। पर मारिया भी गलत नहीं है, उसके अंदर एक एम्पैथी है। उसे लगता है कि अगर ये लोग किसी डेस्परेट पर्सन को बाहर छोड़ देते हैं तो वो डायरेक्टली उसे मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। और सच ये है, इन सब ने तभी सरवाइव किया क्योंकि किसी ने इन्हें चांस दिया। तो ये एक डिफिकल्ट बैलेंस है, इंसानियत वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। इनके बीच में जोएल एक और चीज में एफर्ट डाल रहा है, एली के साथ अपना ब्रोकन बॉन्ड ठीक करने का। वो उसका पुराना गिटार उठाता है, ट्यूनिंग करता है, एक साइलेंट जेस्चर कि उसे फर्क पड़ता है। लेकिन अब एली उसके साथ नहीं रहती। अपने वर्ल्ड में एली अब भी अपने असली जज्बात संभाल के रखती है। जब डायना की फनी बातें उसके जर्नल में लिखी होती हैं तो क्लियर होता है कि एली उसके लिए कुछ महसूस करती है, पर एली को लगता है कि उसका कोई चांस ही नहीं है डायना के साथ। एक तो डायना का बॉयफ्रेंड है, दूसरा एली को लगता है कि शायद डायना गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एली की सेल्फ वर्थ इश्यूज। उसे लगता है कि वो बैकग्राउंड का पार्ट है, किसी का फोकस नहीं। इसलिए जब डायना उस सेलिब्रेशन में क्लियरली फ्लर्ट करती है, एली उस हिंट को मिस कर देती है। थैंकफुली डायना थोड़ी कॉन्फिडेंट है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, और जब एक आदमी सेथ इनका प्यार देखकर अनकंफर्टेबल फील करता है तो जोएल फाइनली बीच में आ जाता है। वो सेथ को तमीज सिखाता है, एक मच नीडेड मोमेंट। पर इसके बावजूद जोएल और एली के बीच अभी भी काफी डिस्टेंस है। एली अभी भी गुस्सा पकड़ कर बैठी है और शायद वो अभी जोएल से बात करने के लिए रेडी नहीं है। उम्मीद सिर्फ ये है कि जब एली कभी फ्यूचर में रेडी हो तो जोएल भी रेडी हो जेन्युइनली सॉरी बोलने के लिए। कम्युनिटी की टेंशन ऑलरेडी हाई है
जब पाइप फटा था और जॉयल के कंधों पर और जिम्मेदारी आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, मतलब सब लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। पर उसमें भी एक न्यू थ्रेट साइलेंटली घुस गया। एक बच्चा मजाक मजाक में फुलझड़ी गिरा देता है उसी बर्स्ट पाइप के पास, और लगता है उससे कॉर्डिसिप फंगस एक्टिवेट हो गया, जैसे किसी ने फ्यूज जला दिया हो। और अब वो डेडली फंगस कम्युनिटी के अंदर घुस चुका है। ये फंगस चुपके से स्प्रेड होता है, और अगर किसी इन्फेक्टेड ने बाइट मार दिया या स्पोर्स रिलीज हुए तो कुछ दिनों में क्लिकर्स अंदर ही पैदा हो सकते हैं। एक फुल ब्लोन आउटब्रेक हो सकता है इनसाइड द वॉल्स। और आयरनी देखो, इसी वर्स्ट टाइमिंग पर एक और पुरानी दुश्मन भी वापस आ रही है, एबी। उसे हमने सीजन की स्टार्टिंग में देखा था। उस वक्त वो अपने मरे हुए दोस्तों का शोक मना रही थी। वो फायरफ्लाइज के ग्रुप से है और उसका दर्द पर्सनल है। जॉयल ने जिस दिन फायरफ्लाई हॉस्पिटल में मैसेकर किया था, उस दिन एबी ने किसी अपने को खो दिया, मोस्ट लाइकली अपने डैड को। तभी से उसका मिशन फिक्स हो गया, रिवेंज। उसके लिए ये सिर्फ एक बदला नहीं है, ये पूरी आइडेंटिटी का इशू बन गया है। और 5 साल से वो जॉयल को ढूंढ रही है। वो चाहती है कि जॉयल स्लोली सफर करे। सिर्फ उसको मारना काफी नहीं है, उसे तकलीफ होनी चाहिए। प्रॉब्लम, जॉयल को बिल्कुल भी पता नहीं कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। वो डायरेक्टली थका और इमोशनली ड्रेन्ड इंसान बन चुका है, और अब अंदर से फंगस और बाहर से फायरफ्लाइज। दिस इज व्हाट यू कॉल डूम क्लोजिंग इन। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं बोनस चीजों की। जैसा कि हमें पता है ये शो गेम से इंस्पायर्ड है, तो चलिए थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। गेम में जोएल का कोई थेरेपिस्ट टाइप कनेक्शन नहीं होता। उसके गिल्ट, ट्रॉमा और एली से दूरी ज्यादातर उसकी फीलिंग्स वो अंदर ही दबा कर रखता है। गेल जैसा कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में। शो में गेल एक थेरेपिस्ट टाइप कैरेक्टर है जो जोएल की साइकोलॉजिकल स्टेट पर काम करती है। विस्की और वीट के साथ एक एसेंट्रिक वाइब भी है। ये एडिशन शायद शो का एक्सक्लूसिव एलिमेंट हो, ताकि जोएल का इमोशनल डेप्थ और गिल्ट और क्लियरली एक्सप्लोर किया जा सके। शो में जोएल का इनर टर्मोइल ज्यादा प्रोफेशनली एक्सप्लोर किया जा रहा है, जो गेम में सेल्फ रिफ्लेक्शन और एली के साथ कन्फ्रंटेशन तक लिमिटेड था। गेम में एली की ट्रेनिंग और पेट्रोल सीन्स फ्लैशबैक में दिखते हैं। उसकी रेकलेस नेचर विजिबल है, बट उसे पेट्रोलिंग से निकालने की बात कभी स्पेसिफिकली नहीं होती। शो में पेट्रोल से निकालने का डिस्कशन, सेल्फ हार्म हिंट और टॉमी का सॉफ्ट कॉर्नर, ये एलिमेंट शो का नैरेटिव डीप करने के लिए ऐड किए गए हैं। एली के साइकोलॉजिकल इश्यूज को शो में ज्यादा जूम इन करके दिखाया जा रहा है। गेम में स्टॉकर्स एक एग्जिस्टिंग वाइब्रेंट हैं जो स्टेल्दी और एग्रेसिव होते हैं। उनका एआई भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन इंटेलिजेंट प्लानिंग जैसा कुछ क्लियर नहीं होता। शो में एली का इनकाउंटर एक थिंकिंग ज़ॉम्बी से होता है जो नुकसान पहुंचाता है। इसका मतलब है इन्फेक्शन इवॉल्व हो रहा है। ये शो का एक साइ-फाई हॉरर ट्विस्ट हो सकता है। ज़ॉम्बीज को अडेप्टिव या इंटेलिजेंट बनाने का एंगल शो में ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। गेम में जैक्सन के अंदर फंगस का इस टाइप का आउटब्रेक नहीं होता। एबी और उसका ग्रुप सीधा जैक्सन आते हैं, और स्पॉइलर अलर्ट, जोएल का फेट गेम में बहुत जल्दी सील हो जाता है। शो में पाइप बर्स्ट प्लस कॉर्डिसिप्स एंट्री एक टिकिंग टाइम बॉम्ब लग रहा है। शायद शो में एबी का रिवेंज आर्क और स्लो बर्न बनाया जा रहा है। बिल्डअप ज्यादा है। शो में जोएल की एंडिंग थोड़ी डिले हो सकती है, और आउटब्रेक प्लस इंटरनल बिट्रियल को मर्ज किया जा रहा है। शो ज्यादा साइकोलॉजिकल, स्लो बर्न और इमोशनली लेयर्ड बन रहा है। जो चीजें गेम में डायरेक्ट और गेम प्ले ड्रिवन होती हैं, वो अब शो में डायलॉग्स और थेरेपी के थ्रू आती हैं। प्लस न्यू कैरेक्टर्स, इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन जैसे प्लॉट पॉइंट्स शो एक्सक्लूसिव एडिशंस लगते हैं। एक और बात, द लास्ट ऑफ अस की किताब भी है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। द लास्ट ऑफ अस का ओरिजिनल वीडियो गेम है जो नॉटी डॉग से बनाया था, और उसका नॉवेलाइजेशन यानी एक किताब का एडेप्टेशन भी हुआ है। किताब का नाम है द लास्ट ऑफ अस द पोस्टेरिटी। इस नाम से डिफरेंट पब्लिशर्स में छपी है, लेकिन ऑफिशियल नॉवेलाइजेशन के अलावा द लास्ट ऑफ अस की स्टोरी लाइन को नॉवेल्स में भी एक्सप्लोर किया गया है। जैसे द लास्ट ऑफ अस लेफ्ट बिहाइंड, ये एक प्रीक्वल स्टोरी है जो ओरिजिनल गेम के लेफ्ट बिहाइंड डीएलसी को कवर करती है, जिसमें एली और रिले का एक इमोशनल एडवेंचर दिखाया गया है। ये डीएलसी काफी ज्यादा एली के कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसके रिश्ते विद रिले को एक्सप्लोर करता है। द लास्ट ऑफ अस द ऑफिशियल नॉवल, ये वीडियो गेम का ऑफिशियल एडेप्टेशन है। इसमें गेम की जो स्टोरी लाइन है उसे नॉवल के फॉर्मेट में लिखा गया है। ये जो इवन जॉयल और एली के जर्नी के अराउंड घूमती है, उससे बड़ी पिक्चर दिखती है। ये किताबें ऑफिशियल गेम की स्टोरीज को एक्सपैंड करने का काफी अच्छा तरीका है, स्पेशली अगर आपको स्टोरी में और डेप्थ चाहिए। अगर आपको गेम से ज्यादा जानना हो तो नॉवल या कॉमिक बुक्स एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको डिटेल स्टोरी का एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें थोड़ी और बैकग्राउंड और कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाए, तो आप ये किताबें पढ़ सकते हैं।
इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।